मंचीय कार्यक्रम संपन्न हो चुका होता है तो बताते हैं कि जब सत्संग के प्रवचनकर्ता वहां से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहां पर घटित हुआ। बाबा का जो साम्राज्य है वहाँ हर जगह यूपी, हरियाणा, राजस्थान, ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ एक बाबा का स्थान न बना हो, आश्रम न स्थापित किया हो। साकार विश्वरी के जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या की बात की जाए, सत्संग में लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ती है। जो हादसा हुआ है पूरी सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन के लोग न जानते हों ये बातें कि जब कभी भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं बड़ी संख्या में लोग आकर के शामिल होते हैं। मैं जिस स्थान पर खड़ा हूं वहां एक सूची का बोर्ड लगाया गया है। ये वो दानदाता है जिनकी धनराशि नहीं खोली गई है, क्योंकि धनराशि जो खोली जाती है 10,000 से लेकर 2.5 लाख तक के जो है श्रद्धालु है उनकी सूची चस्पा की गई। ये नया आश्रम बना है और नई एक सूची बनाकर तैयार की गई है जो दानदाताओं की सूची बताई जाती है। बहुत दुखद घटना है और बहुत एक बड़ा आयोजन हो गया, बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे हैं और अभी भी जो मृतकों की संख्या है, कितने लोग घायल हैं, प्रभावित हुए हैं इस ट्रेजेडी में, ये अभी उजागर होने में शायद वक्त लगेगा। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस घटना से संबंधित कोई भी व्यक्ति जो भी आरोपी पाया जाएगा जांच के अंतर्गत उसको बख्शा नहीं जाएगा और कठिन से कठिन, कठोर से कठोर जो भी कार्रवाई होगी दोषी के खिलाफ उसको सरकार के द्वारा किया जाएगा। ये अफसोसनाक घटना हुई है, बहुत दुख हो रहा है। एक धार्मिक कार्यक्रम में जहाँ पे लोग अपने पैदा करने वाले की पूजा इबादत करने जाते हैं और वहाँ पे बद इंतजामी इतनी ज़बरदस्त हो गई कि मेरे सुनने में आया है कि शायद 75 लोगों की डेथ हो गई। इससे बड़ी घटना और क्या होगी? कहाँ था प्रशासन जब ये आयोजन हो रहा था? तो पूछता है इंडिया वॉइस की मौत का प्रवचन आखिरकार जिम्मेदार कौन? दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर की दूरी है हाथरस की, और हाथरस के एक गांव में भोले बाबा नाम का एक शख्स सत्संग कर रहा था। पहले से ही इस सत्संग के पोस्टर चिपक चुके थे, छप चुके थे। सत्संग के लिए गांव के ही एक खुले खेत को चुना गया था। मंगलवार सुबह से ही हाथरस के आसपास गर्मी के बीच, उमस के बीच सत्संग की जगह पर यूपी, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और दिल्ली से करीब 1.25 लाख से ज्यादा भक्त सत्संग में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। लेकिन सत्संग खत्म होने के बाद जैसे ही भोले बाबा वहां से निकले, वहां मौजूद भक्तों की भीड़ वहां से निकलने के लिए, या यूं कहें कि बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए दौड़ पड़ी। बाबा के चरणों की धूल। और इस घटना के बाद पूरे देश को तस्वीरों ने दहला दिया। आज हर शख्स सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार 121 मौत, 35 लोग गंभीर रूप से घायल, 2.5 लाख की भीड़, कौन जिम्मेदार? एफआईआर में क्या? हादसा कैसे हुआ? चरणों की धूल के लिए नाली में गिरते गए श्रद्धालु और वो तथाकथित बाबा वहां से भाग गया।
इजाजत थी 80,000 की, श्रद्धालु पहुंच गए 2.5 लाख कैसे? भीड़ से जीटी रोड जाम हो गया, पुलिस जाम हटाने में जुट गई, डंडों से लैस सेवादार वहां पे श्रद्धालुओं को रोक रहे थे, भक्तों को रोक रहे थे, बताया यह जा रहा है। और सड़क पर गड्ढे में कई लोग गिर गए, लोग मरते रहे, आयोजक सच को, साक्ष्यों को छुपाने की कोशिश करते रहे। अब सवाल कई है। 60 बीघा खेत में पंडाल लग रहा था और पैरों की धूल के लिए लोग भाग रहे थे। सत्संग के 78 आयोजक हैं, लेकिन आरोपी नंबर 1 है देव प्रकाश मधुकर, मुख्य सेवाकार इन जनाब के। आप समझाइए, ये जो मुख्य आयोजककार हैं उनके ऊपर तो एफआईआर हो गई, लेकिन वो बाबा के ऊपर कोई एफआईआर नहीं। एफआईआर में नाम ही नहीं है बाबा का। तो जिम्मेदारी किसकी है? एलआईयू को इतनी भीड़ की खबर तक नहीं लगी तो फिर वो रिपोर्ट 80,000 की परमिशन 2.5 लाख लोग कैसे पहुंच गए? भीड़ मैनेज करने की जिम्मेदारी किसकी? सिर्फ बाबा के सेवादारों की? क्योंकि बाबा के सेवादारों ने कहा हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे और मान लिया गया। क्या प्रशासन इस कार्यक्रम से बेखबर था? नहीं। एलआईयू को इतनी भीड़ की खबर थी? बिल्कुल थी। जांच कौन अब किसकी करेगा? किसके खिलाफ रिपोर्ट देगा? यह भी एक बड़ा सवाल है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको कुछ बयान सुना रहे हैं और फिर उसके बाद इस मौत के प्रवचन पर इस पाखंडी बाबा की पूरी डिटेल और कुंडली, क्राइम कुंडली भी बताएंगे आपको। लेकिन पहले यह बयान सुनिए। अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। अपराह्न में 3-3:30 बजे के अंदर ये पूरा घटनाक्रम घटित होता हुआ बताया जाता है। जनपद हाथरस के सिकंदरा राव के अंदर ये पूरा हादसा घटित हुआ है। वहां पर स्थानीय आयोजकों ने एक भोले बाबा का कोई आयोजन स्थानीय गांवों में उनके द्वारा सत्संग के आयोजन के माध्यम से किए जाते रहे हैं और स्थानीय भक्तगण उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। उस समय जब मंचीय कार्यक्रम संपन्न हो चुका होता है तो बताते हैं कि जब सत्संग के प्रवचनकर्ता वहां से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहां पर घटित हुआ। यह समय पीड़ितों के घावों पर मलहम लगाने का है, पीड़ितों के प्रति संवेदना का है। सरकार इस मामले में पहले से संवेदनशील है और सरकार इस मामले की तह में जाकर के साजिशकर्ताओं को भी और इस घटना के जिम्मेदार जो हैं उनको भी उचित सजा देगी। बहुत दर्दनाक है। इसके लिए जितने भी बातें कही जाएं, हमें दुख है, हमारी पार्टी को दुख है और जिनके परिवार के सदस्यों की जान गई है, मैं उनके प्रति भी और उनको इस दुख के सहने की शक्ति मिले। जो हादसा हुआ है पूरी सरकार की लापरवाही है। देखिए, बहुत ही अफसोसनाक घटना हुई है, बहुत दुख हो रहा है। एक धार्मिक कार्यक्रम में जहां पे लोग अपने पैदा करने वाले की पूजा इबादत करने जाते हैं और वहां पे बद इंतजामी इतनी जबरदस्त हो गई कि मेरे सुनने में आया है कि शायद 75 लोगों की डेथ हो गई। इससे बड़ी घटना क्या होगी? कहाँ था प्रशासन जब ये आयोजन हो रहा था? प्रशासन ने कोई क्यों नहीं पहले से इंतजाम करे? हम ये डिमांड करते हैं कि पूरी इंक्वायरी हो और प्रशासन की लापरवाही सामने आए
ये प्रशासन आदी हो गया बुलडोजर चलाने का। वो तो बहुत जल्दी चला देते हैं, लेकिन किसी भी जनता के मासूम लोगों की हिफाजत करने में पूरे नाकाम है। कितना पालन किया गया और क्या व्यवस्थाएं नहीं की गई, इन सभी चीजों को एफआईआर के बाद विवेचना के दौरान देखा जाएगा। एफआईआर दर्ज कराया जा रहा है और सभी दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। और जहां तक प्रशासनिक लैब्स की बात है तो ऑलरेडी एडीजी जोन और यहाँ के मंडलायुक्त महोदया के द्वारा इसकी पूरी जांच की जाएगी और 24 घंटे के अंदर जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे शासन कार्रवाई करेगा। अपनी राज्य सरकार से यही अपील करूंगी कि इस स्तर पे अगर आयोजन होते हैं तो उनकी तैयारी में सरकार को भी देखना चाहिए कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए ऐसे योजनाओं को लेके। तो ये घटना बहुत ही दुखद है, खास करके मेरे को बताया गया कि अभी औरतों का ज्यादा इसमें ध्यान हुआ है, तो बहुत से बच्चे बेचारे नाथ हो गए, उनकी भी सरकार को चिंता करनी चाहिए। देखिए, बड़ी ही दुखद घटना है और हाथरस में जिस तरह से रात भर हम सब लोग हर एक चीज की अपडेट लेते रहे हैं, अभी तक जो मृतक लोगों की संख्या है वो बड़ा ही दुखद है और 121 लोग अभी तक जिनकी पुष्टि हो गई है जो मृतक हैं और 35 लोग लगभग घायल थे, जिसमें लगभग 6 लोग अभी बचे हैं जिनकी पुष्टि नहीं की जा चुकी है, जिसकी पुष्टि की जा रही है। बाकी के सभी लोगों का, जितने लोग घायल हैं, उनका उपचार पूरी तरह से किया जा रहा है। पूरा प्रशासन इस पे सजगता बरते हुए हर एक छोटी चीज पे हम सब लोग ध्यान बरतने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी स्वयं हाथरस आकर के जितने भी घायल हैं उनके सभी परिजनों से, परिवारजनों से मिल करके उनके हाल जानेंगे और पूरी जो भी ये घटना है इसके बारे में पल पल की खबर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं हम सब लोगों से और प्रशासन के माध्यम से ले रहे हैं। तो मौत का प्रवचन जिम्मेदार कौन, सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में, इस गंभीर चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। अश्वनी शाहिदी हमारे साथ हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरे हैं। जगदीश जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के चेहरे हैं। पूर्व आईपीएस हैं हमारे साथ, इस कार्यक्रम का हिस्सा अवाना साहब हैं और कांग्रेस के चेहरे भी कार्यक्रम में जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन फिलहाल वो लेट हैं। अवाना साहब, मैं इस चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा क्योंकि मसला सीधे तौर पर पूरी तरह से कानून व्यवस्था का है। सर, ये एफआईआर की कॉपी मेरे हाथ में है, आपने भी शायद पढ़ी होगी। सर, आपका अनुभव क्या कहता है कि ये एफआईआर जो दर्ज की गई है, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, सबसे पहले उस पर आपका रिएक्शन चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जो प्रथम दृष्टा लगता है वो प्रशासन और आयोजक जी दोनों ही इस घटना के जिम्मेदार हैं। दूसरी बात जो आपने एफआईआर की कही है कि उसमें आपका शायद आशय ये है कि बाबा का नाम क्यों नहीं है। जी सर। तो उसके बारे में मैं ये बता दूं कि एफआईआर कोई अल्टीमेट आउटकम नहीं होता। आयोजक लिख दिया और जैसे जैसे तफ्तीश होगी वैसे बाबा भी इस नेट में आएंगे और जो दूसरे लोग हैं वो भी आएंगे और इसके अलावा जो अफसरान जिन लोगों ने लापरवाही की है वो भी इस सबका हिस्सा होंगे। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जब परमिशन दी जाती है तो उसमें कुछ कंडीशंस होती है। जी, कोई भी इस तरह की परमिशन दी जाती है, ये हर जगह ही होता है, ऐसे आयोजन होते हैं और इसमें संख्या भी आयोजक से पूछी जाती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि 84,000 लोगों के लिए परमिशन मिली जो उन्होंने मांगी। उससे ज्यादा लोग आए, 2.5 लाख के करीब। तो ये जो संख्या बढ़ी इसमें आयोजक भी दोषी है और प्रशासन भी दोषी है कि उन्होंने 84,000 से ज्यादा संख्या को वहां तक अवाना सर रोकना चाहिए था। अभी ऐसा हो सकता है कि इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही हो और प्रशासन को भनक तक ना हो सकता है, ऐसा संभव है? होगी नहीं, जरूर प्रशासन को पता होगा कि इतनी है और ये मिनट जाती है। पर इसमें एक जो बड़ी बात ये है कि कुछ जो
व्यवस्थाएं की जाती हैं वो शुरू में की जाती है। आप उसको लास्ट मोमेंट में उन व्यवस्थाओं को नहीं कर सकते। लास्ट मोमेंट में केवल प्रशासन जो है एक चीज कर सकता है। अच्छा हवाना सर, एक बात और जरा दर्शकों को बताइएगा, इस तरह के जब आयोजन होते हैं तो उससे पहले भीड़ का अनुमान और ये सब बातें तो सब कुछ होती है लिखित रूप से? बिल्कुल होती है, वो लिख के आयोजक देते हैं, मीटिंग होती है, उसमें सारी बातें कही जाती हैं और कंडीशंस होती हैं। तो जब लास्ट मोमेंट पे भीड़ ज्यादा हुई तो उसको शुरू में ही रोकना चाहिए था, उसको वहां से उस आयोजक जो स्थल था वहां तक नहीं पहुंचने देना चाहिए था। यही एक काम। और ये घटना ये भी बताती है एलआईयू फेलियर नहीं है, क्योंकि एलआईयू ने रिपोर्ट दी होगी सर। होगी, और वहां पे मौके पे एलआईयू ही नहीं, वहां पे और भी पुलिस अधिकारी थे जी, मौजूद थे वहां पे जी। ऐसा नहीं है, एलआईयू तो इंटेलिजेंस विंग है जो इंफॉर्मेशन देती है, पर वहां तो मौके पे और भी सारे लोग थे, वहां पे क्षेत्र अधिकारी थे, सारे लोग थे। तो उनको जो अप्रोच रोड थे, जो वहां पे भीड़ जा रही थी, उनको वहीं रोकना चाहिए था जी। ये काम करना चाहिए था, जिससे प्रशासन नहीं कर पाया। और आयोजक को जो बातें कही गई थी उसको उसके अनुसार ही इसको चलाना चाहिए था, उनको रोकना चाहिए था। अगर उनको लगता कि 2.5 लाख आदमी आएंगे तो उन्होंने 84,000 की परमिशन क्यों मांगी? और एक बफर एरिया होता है, जो बफर एरिया होता है स्टेज और आम जो वहां पे ऑडियंस होते हैं उनके बीच में, इस आयोजन में वो बफर एरिया भी मिसिंग था। यानी कि जो लेआउट होता है वो भी एज पर दी स्टैंडर्ड्स नहीं था, एज पर दी एसओपी नहीं था। ठीक, सेग्रीगेशन होता है, अलग से रास्ता होता है। ऐसे प्रवचक जो प्रवचन देते हैं उनको भीड़ उनकी तरफ बढ़ेगी, ये स्वाभाविक है, तो उनको अलग से एक प्रोटेक्टेड पीछे से एक रास्ता होता है जिससे निकाला जाता है जी। वो सब व्यवस्थाएं मुझे इसमें दिख रही है कि कमी थी। ठीक, अवाना सर, यानी आपने कहा कि चूक तो बड़े स्तर पर हुई है, ये तय है। बिल्कुल ठीक। मैं अश्वनी शाही जी आपके पास आना चाहूंगा। शाही जी, मैं पहले कानूनी नजरिए से बातों को समझना चाह रहा था, क्योंकि कानून का ज्ञान हम सबसे ज्यादा पैनल में अवाना सर को है, तो मैंने कहा पहले उनसे हम इस पूरे मुद्दे पर चर्चा कर लें। ये एफआईआर पढ़ी आपने, मेरे हाथ में है जी। कुछ हैरानी हुई आपको? किस बात की? आपको कोई हैरानी हुई एफआईआर पढ़ के? किस बात की? आप एफआईआर में वो बाबा का नाम तो है ही नहीं। आपने अभी कहा कि अवाना साहब सबसे जानकार हैं, तो अवाना साहब ने बता दिया कि वो समाप्त नहीं हुआ। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी बाबा भी आएंगे लपेटे में। बाबा लपेटे में आएंगे? बाबा का नाम एफआईआर में क्यों नहीं है, मैं जान सकता हूं सर? क्या मीडिया प्रशासन चलाने लगा है क्या कि आप करा दीजिए एफआईआर? सरकार आप चला रहे हैं सर, तो सवाल आप ही से पूछूंगा ना। नहीं, तो ये सवाल ये बाबा का नाम क्यों नहीं है सर? ये सवाल जो है, आप जांच के ऊपर इस तरीके से सवाल नहीं कर सकते हैं। मैं सवाल इसलिए कर सकता हूं सर क्योंकि कीड़े मकोड़े की तरह लोगों को कुचलकर मार दिया गया। उसमें महिलाएं थी, मासूम बच्चे थे, बुजुर्ग थे, सब मारे गए। इसलिए सवाल पूछ रहा हूं आपसे। इतना दर्द हो रहा है, आपको नहीं हो रहा? उस संवेदना व्यक्त करिए। आप राजनीतिक दल की तरह राजनीति क्यों कर रहे हैं? मैं राजनीतिक दल की तरह कर रहा हूं सर। मार दिया गया हमारे सर। नहीं। एक पाखंडी बाबा, आप ये कह रहे हो कि उसके ऊपर एफआईआर क्यों ना दर्ज हो? अभी मैं अवाना सर से करेक्ट कर लूंगा, अगर सार्वजनिक रूप से गलत बोलूंगा तो मैं माफी मांग लूंगा। एक शख्स ये कहता है, रुकिए सर एक मिनट, एक शख्स ये कहता है कि ये पानी पी लो, इससे तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी। मेरे चरणों की धूल ले जाओ, घर में अपने जो भी बीमार होंगे उनको दे देना, वो ठीक हो जाएगा। क्या ये पाखंड है कि नहीं है? और एक पाखंडी पर रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए कि नहीं? मैंने ये पूछा आपसे शाही जी, अब जवाब दीजिए सर। आपने ये नहीं पूछा था, आपने कहा उसके ऊपर क्यों नहीं दर्ज है। हाँ, तो मैं वही पूछ रहा हूँ सर। एक व्यक्ति अगर पाखंड कर रहा है तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उस पर नहीं। देखिए, उसके लिए 1955 में कानून बना हुआ है। इस तरीके से जब अगर कोई करता है तो एफआईआर में उसका नाम क्यों नहीं है सर? तो एफआईआर में अभी एफआईआर हुई है, नाम होगा। अवाना सर, मैंने क्या गलत कोट किया? अगर कोई शख्स
ये दावा करता है कि मेरे चरणों की धूल ले जाओ, और उसी चरणों की धूल की वजह से लोग मारे गए। और कोई शख्स ये कहता है कि ये पानी पी लेना, जल पी लेना मेरे हाथ से, वो ठीक हो जाएगा। शाहिद जी, आप मुस्कुरा रहे हैं? मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि कुछ जरूरत से ज्यादा आप चीख रहे हैं आज, और चीखने में थोड़ा सा देखिए, धैर्य रखिए, संवेदना रखिए। शाहिद जी, मेरे पास संवेदना है, मैं मुस्कुरा इसलिए नहीं रहा हूं। आप अगर बात सुनेंगे तो ठीक है, नहीं सुनेंगे तो मैं शांत रहता हूं, क्योंकि लगातार आप बोलेंगे, हमको बैठाए जवाब लेने के लिए, तो जवाब लीजिए। आपके पास धैर्य नहीं है, आप चिल्लाते रहेंगे तो आप चिल्लाइए, इसीलिए नहीं रोका है। शाहिद जी, इतनी गंभीर घटना हुई है, आपको मेरे सवाल से बुरे लग रहे हैं? नहीं, बुरा नहीं लग रहा है। हमारा होता है इस परिवार का सदस्य, नहीं, वो सब हमारे थे, वो सब हमारे थे, तो वही सोचकर ही सारे हमारे थे। इस तरीके से जो है किसी विषय को बढ़ा चढ़ाकर टीआरपी के लिए इतनी बात नहीं की जाती है। आप संवेदना रखिए थोड़ा सा, ये बढ़ा चढ़ा कर बात कर रहा रखिए, थोड़ी सैकड़ों लोग मर गए, संवेदना रखिए। मैं आप हमको समय दें, आप अगर थोड़ी देर शांत होंगे तो मैं जवाब दूंगा। जी प्लीज। जी देखिए, हिंदुस्तान है, और यहाँ हिंदुस्तान में ऐसे हजारों की संख्या में बाबा हैं, और हमारे आपके और जो लोग वहां गए थे, लाखों लोग, उनके जैसे जो है उनके अनुयायी भी हैं, और उन अनुयायियों ने अब उनके लिए उनके जो है चरणों की धूल अमृत है या वो पानी अमृत है, ये हम आप समझा नहीं पाएंगे। हमारी व्यवस्था है, सरकार की व्यवस्था है कि वहां पर अगर उन्होंने 84,000 की अनुमति मांगी तो अनुमति एक व्यक्ति नहीं देता है, सीएम से अनुमति मांगी जाती है, क्षेत्राधिकारी देता है, थाने के पास जाती है, रिपोर्ट लगती है, फिर उसको अनुमति मिलती है। लेकिन अगर आयोजकों ने 2.5 लाख लोगों की बात की और पुलिस प्रशासन वहां था और भीड़ जब बढ़ती गई, तो ये प्रशासन की गलती है कि उसने ऊपर के लोगों को ये नहीं बताया, आयोजकों को उसने नहीं उस समय नापा कि भाई आपने 84,000 की अनुमति ली है, ये भीड़ लाखों से ऊपर जा रही है, आप इसके दोषी। वहां पर ये चूक प्रशासन से हुआ है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कल 2 मंत्री लोगों का समूह गया, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष गए, हम लोगों ने इस तरीके से संवेदना व्यक्त करते हुए वहां पर वह पहुंचे हैं। और अब बता जिम्मेदार कौन है सर इसका? आयोजक जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है, सीधी सी बात है। प्रशासन में कौन जिम्मेदार है? जी, प्रशासन में कौन जिम्मेदार है? जिसने वहां पर, जो वहां पर था, और उसकी जांच हो रही है। देखिए, एडीजी साहब, वहां आगरा एडीजी को जांच दी गई है, वो जांच करके अपनी रिपोर्ट देंगे। सर आपने कहा आराम से सवाल पूछो, मैं इसलिए पूर्व न्यायाधीश की प्रशासन में कौन जिम्मेदार है, बता दीजिए। पूर्व न्यायाधीश, तो वही तो मैं भी बता रहा हूँ, मैं कोई हज वाले जो 2000 मरे थे उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हज वाली बात कहां से आ गई सर? नहीं, मैं तो यही की बात कर रहा हूँ ना। तो आप जब सुनना नहीं चाहेंगे तो मैं बात कहाँ का करूंगा। मैं कह रहा हूँ एडीजी साहब के नेतृत्व में जांच कमेटी बनाई गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अभी आपने भी सुनाया उसको, कि पूर्व न्यायाधीश के उसमें एक कमेटी बनाएंगे, और कैसे उसमें कहीं साजिश तो नहीं हुई है, ये दुर्घटना कैसे हुई, कौन जिम्मेदार है, उसके बाद लिया जाएगा। ये आपके उतावलेपन से थोड़े किसी को फांसी चढ़ा दी जाती है। इसका मतलब तो भारतीय संविधान पर आपको भरोसा ही नहीं है। आपको सरकार को कटघरे में खड़ा करना है। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, गलती मेरी है आपसे? नहीं, गलती नहीं है, सवाल आप पूछिए, लेकिन सवाल इस तरीके से मत पूछिए कौन जिम्मेदार है, क्यों नहीं किया गया। हो रहा है तो कोई जिम्मेदार, और जिम्मेदार कौन है ये ना पूछे। सुनिए, उत्तर प्रदेश, मैं आपको बड़े ही गंभीरता और जिम्मेदारी से जवाब देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस का इकबाल बुलंद है, कोई भी अपराधियों। जगदीश जी, वो ये कह रहे हैं कि सरकार तो एक्टिव है, और वो मान रहे कि अगर प्रशासन के स्तर पर जिम्मेदारी हुई है तो नापेंगे सबको। तिलक जी, हमारी बात बड़ी धैर्य से सुन लीजिए। ये मान्यवर जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, ये इस तरह से इतनी बड़ी घटना को, इतना संवेदनशील घटना को, इतना दुखदायी घटना को, दर्दनाक घटना को इतना हंसी उड़ा करके नेशनल चैनल पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं, जो लोग वहां मरे हैं, जो घायल हुए हैं घटना के तहत, उनके परिवार के प्रति, उनके प्रति अपनी पार्टी और अपनी तरफ से पूरी तरह से संवेदना व्यक्त करता हूँ, सहानुभूति व्यक्त करता हूँ। इतनी दर्दनाक घटना जिसकी कोई सीमा नहीं है। और दूसरी बात यह है, इस बाबा को लेकर 2 शब्द बोलेंगे आप जी? इस बाबा को लेकर 2 शब्द बोलेंगे आप? अखिलेश जी का भरोसा है बाबा के ऊपर। बाबा पर ही मैं आ रहा हूँ, बाबा पर ही आ रहा हूँ। पहले तो मैं संवेदना व्यक्त कर रहा हूँ, और दूसरी चीज
इस संवेदनशील मसले पर जिस तरह उपहास उड़ा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी, इनकी निंदा कर रहा हूं। जिस तरह से हंसी हंसी करके और ये जो है उसको उपहास उड़ा रहे हैं इतनी बड़ी घटना को, इसकी निंदा कर रहा हूं। दूसरी चीज, इस तरह के बाबाओं को जो है भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार पल्लवी तो पोषित करती है। मैंने कहा बाबा के बारे में 2 शब्द बोलेंगे आप? वही बोल रहा हूँ, बाबा ऐसे बाबाओं को सरकार पोषित करती है, पल्लवित करती है, ये उनका संरक्षण करते हैं। बाबा के नाम इसीलिए FIR नहीं हुई। आपके नेता वहां कह रहे थे सदा सदा के लिए जयकार हो इस बाबा की, बोल रहे थे कि नहीं? अखिलेश जी नाम लीजिए ना भाई, अखिलेश जी बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? अखिलेश जी का बरादस्त है। किसके ऊपर? वही बाबा के ऊपर। अरे भैया देखिए, आप अनावश्यक मत करिए। सोशल मीडिया देखिए भाई, आप कहाँ हैं? निंदा कर रहे हैं ना, सोशल मीडिया देखिए। बाबा की सभा में जाकर अखिलेश जी भाषण दे रहे हैं, जयकारा लगा रहे हैं। मानवर अभी मायावती जी ने लाल बत्ती दी थी, मायावती जी ने लाल बत्ती दी थी। अब अन्यथा मैं नहीं बोलूंगा, इनसे मत बोलिए, आप बोलने लायक नहीं है, क्योंकि आपके जो है नेता का संरक्षण प्राप्त है उस बाबा को। मैनपुरी में आश्रम है। आप जो है अनावश्यक बात बीच में मत टोकिए। जब आपको पता नहीं है तो अनावश्यक होएगा या अनावश्यक भाई? आपको पता नहीं है प्रभु? अरे बीच में क्यों टोक रहे हैं भाई? अरे मैं अखिलेश जी की बात बता रहा हूँ कि अखिलेश जी का बरादस्त है और मायावती जी ने लाल बत्ती दिया। अखिलेश जी की बात मैं स्वयं जानता हूँ, आप थोड़े बताएंगे। अखिलेश जी ने अभी कहा है और मैं कह रहा हूँ ये पूरी की पूरी तरह से सरकार का फेल्योर है। सरकार बाबा सरकार द्वारा पल्लवित है। इसी से साबित है कि इस बाबा के खिलाफ FIR में इस बाबा का नाम नहीं है। नहीं तो एक्शन तो हो रहा है, वो कह रहे हैं जी एक्शन तो हो रहा है। कौन सा एक्शन हो रहा? जो बाबा दुनिया को किसी को बेवकूफ बनाना, इस तरह की बात करना, ये बेवकूफी बनाना है कि जल पी लो अमृत हो जाएगा, सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। नहीं तो आपके नेता उन्हीं के जयकारे लगा रहे थे। आप लोग तो पाखंड को बढ़ावा देते हो, जाके ऐसे बाबा के चरणों में गिर जाते हो आप लोग जी। जाकर ऐसे बाबाओं के चरणों में आप लोग गिरते हो। कौन गिरता है? ये कौन नेता जो है जो नारे लगाते हैं, इनके जयकारा लगाते हैं? अरे जयकारा लगाते हैं, ये सारा कुछ खेला भारतीय जनता पार्टी करती है। बाबाओं को नेता आपको दिखाई देते हैं वीडियो में, आप कह रहे हो कि इनकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी तो सबकी बनती है सर। नहीं, जिम्मेदारी सबकी बनती है, लेकिन आप जो इतनी बड़ी रतन तिवारी, एक मिनट, रतन तिवारी अपनी बात रखेंगे। रतन जी लेना चाहिए ना, बाबा का नाम FIR में नहीं। सरकार एक्टिव है, शाही जी कह रहे हैं सरकार एक्टिव है, तुरंत एक्शन हुआ और जांच कमेटी गठित हुई है, जो दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। अब रतन तिवारी जी का ऑडियो रहेगा। अभी आ रहा हूँ जगदीश जी आपके पास। सबसे पहले तिलक जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ, सारे मित्रों को मैं प्रणाम करता हूँ और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यह भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी हर चक्रव्यूह को कैसे निकलना है, झूठ को सत्य कैसे बनाना है, बाबाओं को कैसे बचाना है, ये भारतीय जनता पार्टी देखी। आप जानते हैं कि आसाराम जी के मंचों पे कौन जाके आसाराम जी की तारीफ करता था, वो पूरा जग जाहिर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रतन तिवारी जी विषय ये आसाराम नहीं है। मैं इस पे आ रहा हूँ तिलक जी, मैं इस पे ही आ रहा हूँ। कम से कम संवेदना जता रहे हैं तो दिखनी भी चाहिए वो संवेदना आपकी। नहीं, मैं बता रहा हूँ तिलक जी, राम रहीम को हरियाणा चुनाव के लिए पैरोल पे बाहर कर देना, ये भारतीय जनता पार्टी से थी। आज देखिए ना आपके चैनल पे जब आपने एक अच्छे मुद्दे को उठाया, आज संवेदना व्यक्त करने की बात है, जो लोग मारे गए हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी के मित्र हंस रहे थे और आपके ही ऊपर आरोप लगा रहे थे कि आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं। मैं तो आपको सल्यूट करता हूं कि आपने ऐसे मुद्दों के लेके आए, क्योंकि ऐसे ढोंगी बाबाओं की पोल खोलनी बहुत जरूरी है। ये बताइए ना कि पैर के धूल से कोई कैसे ठीक हो सकता है? कोई पानी में फूंक मार दे तो पानी से लोग कैसे ठीक हो सकते हैं? तो कहीं न कहीं इस ढोंगी बाबाओं को जेल के सलाखों के पीछे डालने का समय आ चुका है और भारतीय जनता पार्टी इन ढोंगी बाबाओं के पीछे खड़ी रहती है और भरपूर प्रयास करती है बचाने का। मैं तो कहता हूं जब FIR दर्ज हुई तो ढोंगी बाबा का नाम क्यों नहीं FIR में दर्ज हुआ? और शाही जी की बात सुनी नहीं आपने? वो शाही जी कह रहे थे कि किसने कह दिया ये अभी पत्थर की लकीर है।
अरे एफआईआर में नाम लिखे जाते क्या पहले? शाहिद जी डर रहे हैं, इनकी सरकार डर रही है कि अगर उस बाबा का नाम एफआईआर में लिख देंगे तो हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ का चेहरा बदल दिया जाए। अगर शाहिद जी बोल देंगे तो शाहिद जी हो सकता है कल सस्पेंड हो जाए। इसके लिए शाहिद जी उस बाबा का बचाव करेंगे, भरपूर बचाव करेंगे। बाबा का बचाव कहां से हो रहा है? देखिए ना, बाबा जी के ऊपर एक शब्द नहीं बोल रहे, जो ढोंगी बाबा है और ढोंगी बाबा है। फिर सर आपके पास आ रहा हूं इसी महत्वपूर्ण सवाल के साथ। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि जितना अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी हैं, कांग्रेस के साथी हैं, संवेदना यहाँ जता रहे हैं। पूरे देश में हाहाकार ये लोग मचा रहे हैं। अच्छी बात है, मचाना भी चाहिए। दुर्घटना है, वैसे निंदनीय दुर्घटना है, दुखद दुर्घटना है। मगर कौन सा नेता चला गया जरा बता दीजिए उत्तर प्रदेश से, समाजवादी पार्टी का या कांग्रेस का या राष्ट्रीय स्तर से कोई आ गया हो? कोई नहीं गया। टेलीविजन चैनल पर सिर्फ ये संवेदना ये व्यक्त कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी अवाना साहब ने भी बताया, मैंने भी बताया, मैं अभी भी कह रहा हूं कि ये एफआईआर आखिरी नहीं है। एफआईआर में जांच होगी, विवेचना होगी, और बाबा नहीं, बाबा के बाप भी होंगे तो उनको उसमें डाला जाएगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। सुन लिया रतन। और रही बात, बिल्कुल मैं ये कह रहे हैं कौन आगे आया है, मैं इनको अश्विनी जी को कहना चाहता हूं कि अभी तो राहुल गांधी जी सदन में दहाड़ेंगे, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? अरे इस बाबा के ऊपर भी दहाड़ेंगे और आप कर देंगे। वो राहुल गांधी जी है, हर मुद्दे पे सरकार को घेरने का काम करेंगे। तो बाहर से मत खड़ी करिए। महाराष्ट्र में आप भूल गए, महाराष्ट्र में अमित शाह की रैली हुई थी कुछ महीने पहले, गर्मी के कारण सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। हटिया खड़ी कर देंगे, जाइए वहां पर संवेदना व्यक्त करिए। है संवेदना, ये संवेदनाएं मर चुकी है कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी। आप ये बोलिए कि हमारी सरकार दोषी है, हमारे अधिकारी दोषी है। हम तो कह रहे हैं जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी, चाहे बाबा होगा, आयोजक होंगे, अधिकारी होंगे। हम तो कह रहे हैं, लेकिन आप मणिपुर जैसा हो जाए, पर बिलाप मत करिए। ऐसा हो कि मणिपुर जैसा दृश्य देखने को मिले। नाम बताइए। सरकार को बचाने में, अधिकारियों को बचाने में केंद्र सरकार लग जाए, मणिपुर जैसा दृश्य न देखने को मिले हम लोग। अरे हम मणिपुर पहुंच गए। नहीं, हम चाहते हैं कि कार्रवाई हो, जो वहां पर हाथरस रहिए, जो हाथरस में दुर्घटना हुई है उस पर रहिए। आप जलेबी मत बनाइए। संवेदना हो तो आपको कहता हूं बंबई छोड़कर आइए, तो हाथरस अखिलेश जी से कहिए, हमारे नेता वहां पे हैं। नाम बताइए। राहुल गांधी जी भी जाएंगे, नाम बताइए। चलिए नाम बताइए कौन गया। हम आपको कह रहे हैं ना, हमारे सारे नेता वहां पे कौन गया है, कहने से हमारे नेता वहां पे है। आप देखिए, कल के बाद सब देखेंगे आपको। अभी हम आज एफआईआर का इंतजार कर रहे थे, एफआईआर में नाम नहीं आया है ना, अब देखना कल के बाद देखेंगे कौन गया है। आप देखिए तो सही, कल के बाद सारे नेता देखेंगे। हो सकता है स्वयं राहुल गांधी जी पहुंच जाए, प्रियंका गांधी जी पहुंच जाए। समाज इंडिया अलायंस का कौन नेता गया है? तिलक जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, रतन तिवारी जी बिना मतलब में चिल्लाएंगे, उनका कोई वो नहीं, बता दे एक नेता का नाम। हम तो कह रहे हैं, हम एफआईआर का इंतजार कर रहे थे, एफआईआर में नाम नहीं आया है। जब लोग मरे, देखना लोगों की दुखद मृत्यु होती है और आप इंतजार करना होता है। वाह वाह वाह, कल के बाद देखिएगा, कल के बाद देखिएगा। एफआईआर का इंतजार कर रहे थे। मारे गए लोगों के लिए, घायल हुए लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस डट के मुकाबला करेगी और इस तानाशाही सरकार को देखने का काम हम करेंगे। टेलीविजन चैनल पर बैठकर बोलने के लायक नहीं है आप लोग। आप लोग शांति से अरे लायक तो आपको अयोध्या वासियों ने कर दिया। दीजिए आप लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को नालायक तो अयोध्या वासियों ने कर दिया। अयोध्या में आपको एक जोरदार प्लीज एक मिनट प्लीज। अमाना सर, मैं कुछ एफआईआर में हो सकता है कि तथ्य कुछ इधर उधर हों, उसको आप करेक्ट करिएगा। मैं इस एफआईआर को देख रहा था। इस एफआईआर के मुताबिक जो धाराएं लगी हैं, धारा 105, धारा 105 कहती है लापरवाही से मौत। धारा 110, सर मैं पढ़ देता हूं एक बार, फिर आप दर्शकों को समझा दीजिएगा, क्योंकि इसी पूरे मसले को लेकर कहा जा रहा है कि भाई बाबा पर एफआईआर क्यों नहीं हुई। धारा 105 लापरवाही से मौत, धारा 110 संगठित रूप से गुनाह, धारा 126 2 गलत तरीके से रोकना, धारा 223 धार्मिक जुलूस पर सरकारी आदेश की अवहेलना करना, धारा 238 साक्ष्य छिपाने की कोशिश करना,
लेकिन सर क्या इस पूरी धाराओं में पाखंड के नाम पर पानी पिलाकर रोग दूर करना, मेरी धूल ले जाओ पैरों की चरणों की, आपके जो भी बीमार व्यक्ति होगा वो ठीक हो जाएगा, क्या इसमें वो एफआईआर में धाराएं नहीं जुड़ सकती थी सर? देखिए, ये जरूरी नहीं है कि यही एक एफआईआर होगी, और भी एफआईआर दर्ज हो सकती है। जो आप बात कह रहे हैं वो 1954 का ड्रग्स एंड मेडिकल रेमेडीज एक्ट है जी 1954 का, तो उसके तहत ये बात होती है, पहली बात। दूसरी बात, जो फेथ है उसके ऊपर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये स्वतंत्रता दी हुई है कि आप किस चीज में विश्वास करते हैं और किस चीज में विश्वास नहीं कर सकते। तो अगर कोई इस तरह की बात आएगी कि कोई कंप्लेंट देगा, ये कहेगा कि साहब ये हुआ है, तो इस रेमेडी, जो मेडिकल रेमेडीज एक्ट है, इसमें मुकदमा दर्ज हो सकता है, और एक ही नहीं, बहुत सारे और भी मुकदमे दर्ज हो सकते हैं जी। और जिन लोगों का नाम है जरूरी नहीं कि उनका नाम रहे, और जिनका नहीं है ये भी जरूरी नहीं है कि उनका नाम ऐड नहीं किया जा सकता। एफआईआर केवल एक शुरुआती सूचना है, ये इन्वेस्टिगेशन नहीं है। इन्वेस्टिगेशन तो बाद में चलती है। ये तो एफआईआर तो जो किसी एक की स्टेटमेंट पे मामला दर्ज किया गया है वो है। एक बात मैं आपको चावला जी और बताऊंगा कि 1 जुलाई को जो नए क्रिमिनल लॉज हैं वो हमारे कोर्ट्स में आ गए हैं। बिल्कुल सर। और जो आईपीसी है उसकी जगह बीएनएस जी, सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस जी, और साक्ष्य अधिनियम की जगह बीएससी। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ज्यादातर ऐसे जो आयोजन हैं वहां पे वीडियो रिकॉर्डिंग होती है जी। पहले वीडियो रिकॉर्डिंग जो था वो प्राइमरी एविडेंस नहीं था, अब केवल वीडियो रिकॉर्डिंग ही काफी है। कोई बातचीत की होगी जिसमें इन्वॉल्वमेंट है कुछ लोगों का, वो भी इसमें मुद्दिन बनेंगे और उनके खिलाफ जो भी साक्ष्य है उसको रखा जाएगा। तो अभी तो ये शुरुआत है और इसमें एक जुडिशियल इंक्वायरी भी ऑर्डर की गई है जी। उसका जो इनपुट है वो भी बहुत जरूरी है। और जो एडीजी आगरा है उनके उसमें एक एसआईटी का भी गठन किया गया। तो ये सब फीडबैक लेके और जब तफ्तीश आगे बढ़ेगी, ये केवल अकेली एफआईआर हो ऐसा नहीं है, और भी कई एफआईआर दर्ज हो सकती है। ठीक, जगदीश जी, अवाना जी बात कर रहे हैं, मैं आ रहा हूं सर, एक मिनट। ये आप समझ रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि ये एफआईआर जो दर्ज हो गई है वो पत्थर की लकीर है। नहीं, इससे जो है ना तिलक जी, इससे मंशा साबित होती है। क्या एफआईआर में जो सबसे बड़ा दोषी है उसको उसका नाम ही नहीं है, तो इससे बताने की मंशा साबित। अब कल को क्या हो, तो पब्लिक प्रेशर में क्या हो, नहीं तो क्या सरकार ने बोला, जांच एजेंसियों ने बोला कि बाबा बेगुनाह है? किसने कहा है? तो अब हम नहीं कह रहे हैं, हम किसी ने नहीं, आप कह रहे हो ना इनकी मंशा साफ हो गई कि ये बाबा को बचाना चाह रहे हैं। इसमें एफआईआर में सबसे पहले बाबा ने बुलाया है। बाबा की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ज्यादा लोग थे तो उसको रुकना चाहिए था, उसको संभालने के लिए वो करना चाहिए लोगों से। जब उसके इतने भावुक भक्त है तो उसको एक अपील करनी चाहिए थी कि अवाना जी रिएक्ट करना चाह रहे, फिर रतन तिवारी जी ना तिलक उसको भाव बनते, उसकी बात को, बाबा की बात को मानते और इस तरह की घटना से बचा जा सकता था। बाबा स्वयं छोड़ करके भाग गया। मेरा कहना है बाबा को स्वयं व्यवस्था संभालना। जब आपने बुलाया तो व्यवस्था तो आप ही संभालोगे, मतलब व्यवस्था वही संभालेगा बाबा? अरे क्यों नहीं भाई। शाही जी कुछ दिखा रहे हैं, शाही जी क्या दिखा रहे हैं आप? एक मिनट आ रहा हूं अवाना जी आपके पास। शाही जी क्या दिखा रहे हैं? अभी जगदीश जी शायद कह रहे थे कि हमारे नेता से कोई मतलब नहीं है। ये नेताजी ऊपर खड़े हैं इनके, अखिलेश यादव जी, नीचे वही भीड़ दिखाई दे रही, 2 फ्रेम में है। जगदीश जी को साथ लाइए। संबोधित कर रहे हैं अखिलेश जी उसी बाबा के, उसको वही मैं दिखाना चाह रहा था कि अखिलेश जी वाला पुराना वीडियो है वो दिखा रहे हैं जगदीश जी, जब आप जयकारे लगा रहे थे बाबा के। जी, और ट्वीट भी आया उनका,
नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। ये अखिलेश जी का ट्वीट है। जगदीश जी, जी वो ट्वीट पर के पुराना दिखा रहे हैं आपको। अरे ये पुराना ट्वीट होगा, जो होगा उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। अच्छा, उसके बारे में नहीं बोलेंगे आप? हम जो आज कहा अखिलेश जी को, वो अखिलेश जी ने वो दिखाइए ना। आज अखिलेश जी ने कहा है कि सरकार का फेल्योर है। हाँ। अरे जब हम किसी की जय जयकार करते हैं, हम अपराध थोड़ी कर रहे हैं। अपराध तो अब हुआ है ना। उसी अपराधी बाबा के बारे में बात कर रहे हैं। करना कोई अपराध है क्या? भाई उसी अपराधी बाबा के बारे में आप कह रहे हैं गिरफ्तार करो, और उसी अपराधी बाबा की जय जयकार कर रहे हैं। ये कौन सी बात है? ये दोहरी मानसिकता क्यों? हमने कहा ना कि व्यवस्था जो जिस व्यक्ति ने बुलाया है, जितने लोगों को इकट्ठा किया है, उनका दायित्व है, उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, उनकी सुरक्षा और संरक्षण कर, उनका संरक्षण करे। आप कैसे ये कहते हैं कि मेरा जल ले लो, अमृत हो जाएगा, आप तो सो जाओगे, मेरे पैरों की रज्जू। अगर ये उतना भ्रम फैला रहा था तो अखिलेश यादव उस भ्रम में कैसे आगे गए, चले गए? भाई बाबा उतना भ्रम फैला रहा था तो अखिलेश यादव को नहीं आना चाहिए। ऐसा अखिलेश यादव जी बाबा को ये कहने नहीं गए थे कि आप भीड़ इकट्ठा करके और सबको मरवा दीजिए। अरे तो भीड़ इकट्ठा में ही गए थे, संबोधित कर रहे थे, तो उस समय नहीं पता था क्या कि बाबा ये जल देता है, ये बाबा अपराधी है, इसके ऊपर मुकदमा हुआ है। देखिए, लोकतंत्र में जहां भी भीड़ होगी हम अपनी बात कहने के लिए जाते हैं। अच्छा, किसी बाबा, हाँ ये बात सही कही, जहाँ भीड़ होगी ये वहां पहुंच जाते हैं नेता सब। नेता हर नेता पहुंचता है। हाँ, जहाँ भीड़ होगी जगदीश जी वहां सब नेता पहुंच जाएंगे, क्योंकि भीड़ है वहां पर वोट है। ठीक है, ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा, भीड़ होगी तो वहां भी जाएंगे। नेता हर नेता पसंद करता है। अगर आइए हम अपनी बात अमरा जी, एक मिनट, जो बात विपक्ष कह रहा है, कांग्रेस कह रही है, सपा कह रही है कि बाबा का नाम एफआईआर में ना होना नियत पर संदेह दिखा रहा है। देखिए, एक नाम का होना, इसकी विवेचना होनी चाहिए कि उसका आयोजन में कितना बड़ा हाथ है। हम किसी कह तो रहे हैं कि बाबा ने बुलाया था तो बाबा जिम्मेदार। इस बात का प्रमाण देखा जाएगा, वीडियोग्राफी है, सारी चीज है। अब जो अप्लाई किया था आयोजन के लिए सरकार में, और जो परमिशन मिली 84,000 लोगों की, वो किसके सिग्नेचर में गया था वो लेटर? उसमें जो आयोजक दल था उसमें कौन कौन लोग थे? बाबा तो स्पीकर हैं। अब उनका रोल आगे देखा जाएगा। अभी तक जो इस तरह के आयोजक होते हैं उनके खिलाफ उन्होंने शुरू भी कर दिया है। बाबा का रोल आएगा और आना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी जगह जगह उन्होंने भीड़ इकट्ठी की है, ये पहला मौका नहीं है। और कोरोना के बाद में अगर आप देखें तो एक लंबी फहरिस्त है जहाँ पे बाबा आए और काफी लोग वहां पे इकट्ठे हुए। वॉयलेशन एक बार नहीं, वॉयलेशन तो बहुत बार हुई है। बिल्कुल सही कहा सर, मैं आ रहा हूँ। बहुत महत्वपूर्ण आपने कही कि ये ऐसा नहीं है कि पहली बार बाबा ने ऐसी हरकत की हो, इससे पहले भी कई बार अपने दायरों को क्रॉस किया है, यानी कि इनकी क्राइम कुंडली भी है, उस पर भी चर्चा करूंगा रतन तिवारी। लेकिन आप चाहते क्या है, बताइए आप जल्दी से, क्या चाह रहे हैं आप लोग? देखिए तिलक जी, मैं यही चाहता हूं कि उस बाबा के ऊपर एफआईआर दर्ज हो, और जो प्रशासन जिसमें वो सम्मिलित थे, क्योंकि अगर 84,000 लोगों का परमिशन दिया गया था तो 2.5 लाख लोग कहाँ क्या गए? और पूरी व्यवस्था जो होती है ना, पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है, वो पुलिस की होती है, क्योंकि इतने लोग आ रहे हैं, उनकी पूरी व्यवस्था देखना, भीड़ पे काबू रखना, तो सारा जो कांड हुआ है, कहीं न कहीं वहां का जिला अधिकारी, वहां का पुलिस प्रशासन और कहीं न कहीं सरकार की पूरी जिम्मेदारी है, जो सरकार की पोल खोल गई। और बाबा को इसलिए दोषी हम ठहरा रहे हैं कि बाबा अपने पैरों की धूल से लोगों को ठीक करता था, और उस पैरों की धूल के लिए ये भगदड़ मची और 125 लोगों की जान चली गई। तो मुख्य रूप से बाबा, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सरकार ऐसा क्या कुछ नहीं कर रही जो सरकार को करना चाहिए? बतौर विपक्ष वो सुझाव दीजिए। देखिए, सरकार ये चाहती है कि अगर हम बाबा को दोषी बनाते हैं या बाबा को कटघरे में डालते हैं, तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो जाएगा। और कैसी बातें कर रहे हैं रतन तिवारी आप? मैं सही बोल रहा हूं ना, क्योंकि जो बाबा
को इसलिए इन लोग जेल में नहीं डाल सकते क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग जो बाबा से जुड़ा है। ये कानून जो है ना साहब रतन तिवारी, वो हिंदू मुसलमान जात पात नहीं देखता है। तो इनको पीछे क्यों हट रहे हैं? आसाराम जेल में है कि नहीं? उठा के ठोक दीजिए। आसाराम जेल में है कि नहीं? हम तो आसाराम जी के मंचों पे भी तो प्रधानमंत्री मोदी जाते थे ना। रतन तिवारी जी कौन कौन नहीं गया वो छोड़िए उस बात को, लेकिन कानून के तहत वो जेल में है कि नहीं? तो फिर ये बात कहां से आ गई कि भाई? तिलक जी, मैं वही तो कह रहा हूं कि डबल इंजन की सरकार है, किसने रोका है? जांच शुरू हुई नहीं, नतीजे पे आप पहले पहुंच गए। जांच शुरू हुई नहीं, नतीजे पे आप पहले पहुंच गए रतन तिवारी। जांच क्या शुरू होगी? सब कुछ दिख रहा है लोगों के सामने। अश्वनी शाही जी रिएक्ट करना चाह रहे, फिर आ रहा हूं जगदीश जी। शाही जी देखिए मैं स्पष्ट रूप से एक बात ही कहना चाहूंगा और बड़ी गंभीरता से कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस का इकबाल बुलंद है और आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें। आपको 24 घंटा 48 घंटे के अंदर बहुत बेहतर और मजबूत रिजल्ट दिखाई देगा जो अपराधी हो। और सीधा सीधा प्रथम दृष्टिया अवाना साहब ने भी जैसे कहा, मैं भी वही कह रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी वही कहा कि आयोजक और वहां के जो लोगों ने परमिशन दिया, जिन लोगों ने ऊपर रिपोर्ट नहीं की कि भीड़ बढ़ रही है, जो भी उसमें संलिप्तता पाई जाएगी उन दोषियों के ऊपर जरूर कार्रवाई होगी और मजबूत कार्रवाई होगी। थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। अकुलाहट में हम लोग जो है कभी जो गलत बयानी कर जाते हैं, यहाँ क्या नहीं हुआ, वहां क्यों नहीं हुआ, FIR दर्ज होगी। और बाबा, चूंकि आयोजकों ने बाबा को बुलाया था, आयोजकों ने भीड़ बुलाई थी, तो बाबा की वजह से वो भीड़ आई थी, तो कहीं ना कहीं बाबा की संलिप्तता है उसमें। पुलिस प्रशासन उनके नाम को जोड़ेगा, धारा बदलनी होगी, धारा बदलेगा, बहुत कुछ चीजें होंगी अभी, क्योंकि 121 लोगों की मौत छोटी मौत नहीं है। और हिंदुस्तान में हम लोग जितने धर्म के अनुयायी हैं, नासिक में हो, अभी आपने भी चलाया अपने स्क्रीन पर, मैंने देखा कि नासिक मुझे एक बात बताइए, मुझे मेरे कुछ सवाल है जी उसका उत्तर दे दीजिए जी। ये नारायण हरि कहां फरार है? पहला सवाल। पुलिस तो खोज लेगी, कहीं फरार हो, पाताल में छुप जाए, पुलिस कहीं ले फरार आएगी हो, उनको, आप अभी तक खोज नहीं पाए। अरे किसको खोजे? दूसरा सवाल, बाबा पर FIR दर्ज क्यों नहीं? हमको पता है क्या कि पुलिस खोज रही है कि नहीं खोज, आपको पता है? अच्छा, आपको नहीं पता? बैठ के कुछ भी जो है अपने मुंह से FIR में बाबा का नाम क्यों नहीं है? इसमें अरे बार बार मतलब या तो आप इतनी बातें हो गई, मैंने कहा ना कि TRP के लिए आप लोग क्या क्या नहीं करते, इतनी बातें हो गई, खुल के बात हो गई। आपने 8 बार सवाल पूछा FIR में बाबा का क्यों नाम नहीं है, तो ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि 30 घंटे से पुलिस बाबा को ढूंढ नहीं पाई। तीसरा सवाल जी, आप ये कह रहे हैं, तीसरा सवाल मेरा आपसे, आप ये कह रहे हैं कि 30 घंटे से ज्यादा हो गए, पुलिस बाबा को ढूंढ नहीं पाई। कौन कह रहा? मैंने तो नहीं कहा, ये तो आप कह रहे हैं। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं सर। नहीं, आप सवाल नहीं पूछ रहे, आप जवाब भी दे रहे हैं। आप ही जज हैं, आप ही वकील हैं। मैं पूछ रहा हूं सवाल आपसे, आप नाराज हो रहे हैं शाही जी। कहाँ नाराज हो रहे हैं? आपसे नाराज होकर कहाँ जाएंगे? आपके चैनल पर आपने बुलाया है हमको। शाही सर, आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं प्रभु। मैंने कहा कि बाबा को, हमको तो आपको पता नहीं है कि पुलिस प्रशासन उनको खोज नहीं रहा है, वो पाताल में होंगे, उनको खोज के लाया जाएगा। तो बाबा मीडिया तो नहीं, मीडिया तो नहीं खोज लेगा कि आप 1 घंटे का आपने सो रखा और उसी में सारे अपराधी पकड़ ले गए आप लोग। तो इसलिए थोड़ा धैर्य रखिए, मैंने पहले भी कहा जी। और सवाल करिए, अगला सवाल पूछा जाए। सवाल थोड़ा कड़वा है। एकदम कड़वा नहीं, जो भी हो सवाल सवाल है, हम लोग सत्ता में है तो पूछा जाएगा। आप पूछिए, अच्छी बात है, सही होना चाहिए। अच्छी बात है, आपका दिल बड़ा है, आप ये बात कह रहे हैं। सवाल मेरा आखिरी आपसे यही है जी कि ये हाथरस से बाबा फरार हुआ या फरार कर दिया गया? फरार करने में क्या अखिलेश यादव को आप कहना चाह रहे हैं क्या? इसलिए मैं पूछा फरार कर दिया गया, कुछ इनपुट है कि अखिलेश यादव का हाथ था, प्रशासन मौजूद था, मायावती जी का लाल बत्ती दिया हुआ था अपनी सरकार में, तो क्या इन लोगों ने फरार करा दिया क्या? बाबा कहीं सफाई में तो नहीं छुपा है, आप ये तो नहीं कहना चाह रहे हैं? शाही जी सफाई मैनपुरी में, अरे भाई मैनपुरी में उसका बाबा का जो है वो है आश्रम है, तो आप कहना यही हमको लगा कि आपने ये पूछा फरार करा दिया गया,
तो मुझे लगा कि भाई अखिलेश जी का प्रश्न है, मायावती जी ने लाल बत्ती दिया था तो इन लोगों का कोई ऐसे मामलों पर गंभीरता से जवाब की उम्मीद अरे मेरे से ज्यादा गंभीर कोई हो ही नहीं सकता। सवाल आपके गंभीर नहीं है, भागा या भगा दिया गया। आप पुलिस के जांच अधिकारी है कि आप विवेचना में लिख रहे हैं? यहाँ मुंह चलाने से नहीं होता है, वहां जाकर सवाल पूछने से नहीं होता ना सर, या इससे कुछ नहीं होता है। आप चिल्ला लेंगे क्या? मैं शर्त लगाता हूं, अभी गिरफ्तार हो जाएगा, 15 दिन बाद आप एक भी इस पर वो नहीं करेंगे कि कैसे गिरफ्तार पुलिस ने किया। पुलिस को सलूट नहीं करेंगे, प्रशासन की बात नहीं करेंगे, योगी जी को सलाम नहीं करेंगे कि योगी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति से ये काम मुमकिन हो चुका, नहीं करेंगे। आज आप भी करेंगे, चिल्लाएंगे, और ये दो संवेदनहीन पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, ये लोग भी गाल बजा कर चले जाएंगे। मैं कहता हूं, बार बार कह रहा हूं कि एकदम प्रशासन सरकार मुस्तैद है, और यानी जो आप भी ये चाह रहे हैं कि सब मौन हो जाए। मैंने कहा बाबा या बाबा का बाप जो भी मैंने उसको कहा दे रहा शायद आप ये चाह रहे हैं कि सब मौन हो जाए। कहाँ मौन क्यों जरूरत है भाई? संवेदना दिखाएं। मैं कह रहा हूँ संवेदना दिखाए ना, जाए ना वहाँ कोई गया है। संवेदना इसकी नहीं होती है कि टेलीविजन स्क्रीन पर बैठकर टीम ही लगातार 2 दिन से वहीं पर है। कौन गया? हमारी तो टीम ही वहीं पर है सर, 2 दिन से। आपकी टीम गई है, मैंने इन दोनों पार्टियों के नेताओं की बात की। ठीक, शाही जी, मुझे लगता है कि इस पूरे मसले को लेकर गंभीरता से कदम उठाने चाहिए, और भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए भी हमें सोचना चाहिए। सरकार गंभीर है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, शाही जी आपका भी, रतन जी, जगदीश जी और अमाना जी। लेकिन चलते चलते एक महत्वपूर्ण बात इस पूरे विषय को लेकर, सवाल कई हैं और उन सवालों का जवाब आना चाहिए, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आज हम इस मंच से उठा रहे हैं, और इसे गंभीरता से सबको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और कुछ तस्वीरों के साथ, क्योंकि ये तस्वीरें ही बहुत कुछ बयां कर रही हैं। प्लीज ऑडियो नीचे कर दीजिएगा। यह विषय इसलिए गंभीर है क्योंकि कीड़े मकोड़ों की तरह कुचलकर महिलाएं मर गईं, मासूम बच्चे बुजुर्ग मर गए। एक सघोषित बाबा पाखंड के पैरोकार का जमावड़ा, पैर छूने की होड़ में सैकड़ों जिंदगियां लील हो गई, खत्म हो गई। अब जांच की बात की जा रही है, मगर सवाल कई है, क्योंकि हाईवे जाम हुआ, इलाका जाम हुआ, व्यवस्था ठप हुई, भगदड़ मची। सवाल जिसका जवाब आना जरूरी है कि व्यवस्था थी 80,000 की, तो 3 लाख लोग कैसे पहुंचे? सुरक्षा व्यवस्था जब दिख रहा था तो मंजूरी कैंसिल क्यों नहीं हुई कि लाखों की भीड़ पहुंच गई? अगर आ ही गए थे लोग, तो प्रबंधन किसको करना था? किसकी जिम्मेदारी थी? यह दायित्व किसका था कि व्यवस्था हो? समय पर संसाधन मौके पर क्यों नहीं थे? जिन्हें बचा सकते थे वो कैसे मर गए? 3 घंटे तक क्यों मौके पर पर्याप्त राहत बचाव दल नहीं पहुंचा? लोगों को मरने के लिए किसने छोड़ दिया? ट्रॉमा सेंटर। सवाल पूछने पर जब ये सवाल उठे, तब उसके बाद एक्शन हुआ। डीएम, एसपी, कमिश्नर, आईजी, एडीजी सब एक्शन में हैं। लेकिन इसके साथ सवाल यह है कि जांच कौन किसकी करेगा? कौन किसके खिलाफ रिपोर्ट देगा? आईएएस, आईपीएस? बलिदान किसका होगा? सिपाही का, एसडीएम का, सीओ का, थानेदार का? इन्हें ही तो बलिदान देना होगा। जिम्मेदारी तो तय होगी ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। मुआवजा बांटना, राहत पहुंचाना अच्छी बात है। मुआवजे से गुस्सा कम जरूर होगा, कुछ टाइम बाद मीडिया भी यहां से हट जाएगा,
लेकिन भविष्य में ऐसा ना हो, इसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।